call is now being recorded. अच्छा जी, आज बेटा हम लोगों ने ये मई जून 2025 का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी बच्चों ने हमने मुझे कहा था कि जी सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन जो है वो करवा दें। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं जी, Rexford is a sole trader, all his sales and purchases are on credit and he does not keep the full set of accounting records but has provided the following information। ठीक है, अच्छा पहली तो बात इसके अंदर ये देखने की इसकी सेल और परचेजेस दोनों जो है वो क्रेडिट के ऊपर है, यानी कि कैश सेल परचेज ये नहीं करते। एसेट एंड लायबिलिटीज ओपनिंग 1 जनवरी 2024 की मुझे जो है वो गिवन है। फिक्शन एंड फिटिंग आ गया मेरे पास। ठीक है, फिक्शन एंड फिटिंग के बाद आपके पास आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद मेरे पास इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री के बाद मेरे पास रिसीवेबल आ गए। इंश्योरेंस प्रीपेड आ गई। ठीक है जी, याद रखिएगा इंश्योरेंस प्रीपेड ये ओपनिंग है। ठीक है जी, तो ओपनिंग है तो इसका मतलब है कि ये ऐड होती है। फिर उसके बाद आ गया कैश एट बैंक और 3425 ओपनिंग कैश दे दिया। ट्रेड पेएबल्स ओपनिंग बैलेंस मेरे पास गिवन है। बैंक पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2024। ठीक है, तो पहली बात आपने ये समझ आनी है क्रेडिट परचेजेस की अगर वो बात करें और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है तो उसका मतलब है कि परचेजेस दे देगा टूल अकाउंट से आपसे परचेजेस निकलवाएगा, सेल दे देगा टूल अकाउंट सेल निकलवाएगा, या फिर आगे देखते हैं कि उसने क्वेश्चन के अंदर जो वो क्या रिक्वायर किया। रेंट एंड इंश्योरेंस 10120 आपको दिया हुआ जी, आपने पेमेंट की है। फिर 4730 के जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं, वेजेस हैं, ड्राइंग्स है। यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि 380 जिसने दिया है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये ऑलरेडी इसमें यहाँ पर जो है तो किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड है, तो ये याद रखिएगा ये डिस्काउंट रिसीव्ड आपको इसमें निकाल कर ऑलरेडी दिया हुआ है। द ओनली अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2024 इज 1032000 आपके पास रिसीवेबल। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है रेक्सपर्ट द प्राइस मार्कअप ऑफ 50%। 50% मार्कअप की भाई करते हैं। ठीक है, मार्कअप मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स से कितना प्रॉफिट चार्ज होता है उसको मार्कअप कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% यूजिंग रेस्टोरेंट मेथड। ठीक हो गई। इन्वेंट्री आपके पास आ गई 31 दिसंबर 2024 की वॉज वैल्यूड 400 मोर देन इन्वेंट्री इन। ओके, यहाँ पे देखते हैं ना जी, इसने डायरेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई, इसने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री से 400 ज्यादा क्लोजिंग। The amount owed to trade payables 31st December 2024 was 25% more than the amount on 1st January 2024। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 1st जनवरी यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 25% ज्यादा है। अच्छा जी, क्या कह रहा है वो आपको, वो कह रहे हैं जी परचेज लेदर कंट्रोल अकाउंट बताएं। परचेज लेदर कंट्रोल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे जी। ओपनिंग बैलेंस आपके पास ये 1 जनवरी 2024 का आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमें पता है कि ट्रेड पेएबल्स का जो है वो ओपनिंग बैलेंस हमें परचेज लेदर कंट्रोल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होता है उनके ट्रेड पेएबल्स के जो टोटल अकाउंट बनता है ओवरऑल अकाउंट बनता है उसको हम परचेज लेदर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, तो ये आ गया जी मेरे पास 5680 का, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास 31 दिसंबर को क्या क्या है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैंक की अमाउंट गिवन थी। ठीक है, और मुझे डिस्काउंट रिसीव क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ लिया तो यहाँ पर मुझे पता है कि डिस्काउंट रिसीव भी गिवन है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रा सेट ऑफ या कोई और इस तरह की एडिशनल चीज को उसने दी नहीं हुई। तो ट्रेड पेबल आफ्टर डिडक्टिंग 380 का डिस्काउंट रिसीव्ड 68,100 की पेमेंट। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 68,100। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। और उसके बाद 380 का उसने कहा था कि इसके अंदर जो है वो डिस्काउंट है। यहाँ पर आप बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन ये भी 31 दिसंबर को ही निकलेगा। और यहाँ पर आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो है ना बेटा वो परचेज, इसको आप बैलेंस कर लें और जो है वो परचेज की फिगर निकाल लें। तो पहले आप बैलेंस कैरी डाउन देख लें। वो कह रहा था ये 25% मोर थे, तो ओपनिंग बैलेंस 5680 था, इसका 25% ज्यादा है। तो 5680 ओपनिंग था और इसका 25% अगर ज्यादा है मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। मैंने आपको बताया था कि जी 25% ऐड करने में बजाय इसके आप पहले 25% लें फिर ऐड करें तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 125% बनता है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.25। तो ये टिप याद रखें। इसी तरह अगर हमें 30% ऐड करना है तो 1.30 से 40% ऐड करना है 1.40 से, सो फोर्थ एंड सो ऑन। अच्छा,
तो क्रेडिट परचेजेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जिन क्रेडिट परचेजेस हमारे पास है 69,900, ठीक है जी, 69,900 की क्रेडिट परचेजेस आ गई। तो मैंने बैलेंस करके निकाल दिया और ये अमाउंट मेरे पास बनी है टोटल 71। टोटल कर लेंगे जी इसको, टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल बनता है 75,550 दोनों साइड में। तो ये आ गया 75,580, इधर आ गया 75,580, इधर आ गया। और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, जो आपने पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको कहा है कि 1 जनवरी 2025 का बैलेंस है। ये बताओ। तो ये आपने जी उसके यहाँ 71 पे पे किया, तो आपने उसको यहाँ पे शो किया जी, ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो ये कुछ कहीं नहीं कुछ हो जाएगा। अच्छा भाई, आगे इनकम स्टेटमेंट मांगी थी। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सेल्स आती है। अब सेल्स अगर आती है तो इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर या तो डायरेक्टली सेल्स गिवन हो, नहीं है, या तो फिर मैंने अगर सी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, SLC अगर बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास ओपनिंग रिसीवेबल्स, क्लोजिंग रिसीवेबल्स, और एटलीस्ट मेरे पास जो है वो कितने पैसे रिसीवेबल से आए हैं, यानी कि रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ओपनिंग रिसीवेबल्स मुझे यहाँ पर मिल गए हैं जी। अब मुझे कितने पैसे का ऑन दी अमाउंट रिसीव चाहिए 31 दिसंबर 103200। अच्छा, ये भी मुझे पता लग गया। अब मुझे चाहिए क्लोजिंग रिसीव। यहाँ पे कहीं क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं? नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? अब ये जो स्टोरी है ना 50% मार्कअप वाली है, मैंने आपको क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, तो मार्कअप का मतलब है कि 50% उस कॉस्ट ऑफ सेल का क्या है आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल की जो चीजें पूरी है ना, परचेजेस मैंने निकाल ली है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी में पाके मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई इसको करना किस तरह है, तो ये देख लें यहाँ पे, आप सबसे पहले यहाँ पे शो कर दो भाई कि मैंने ये सेल्स कैलकुलेट करनी है, उसकी जगह छोड़ दें यहाँ पे डायरेक्टली लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए जो जो चीजें हैं उसको यहाँ पे लिख लें अपने पास और सीधी सीधी निकाल लें। तो ये मेरे पास सबसे पहले आ गए ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर के बाद मेरे पास आ गया परचेजेस, जो मैंने ऊपर से निकाल ली, ठीक है। तो ये 69,900 की आ गई मेरे पास। अच्छा, फिर उसके बाद आगे लेस कर दें इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कह रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा थी, कितनी ज्यादा थी वो देख लेते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 400 ज्यादा थी, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है वैसे मेरे पास? ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर 6,000, तो ये 6400 ओपनिंग का मतलब है। तो ये 6,000 ये आ गया, प्लस इसके अंदर मैं करूँगा 400, तो द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 6,400। ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर मेरे पास ऊपर गिवन थी, वहां से ले लेंगे, ठीक है, विच इज 6,000, ठीक है। ये लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। और उसी से फिर हम जो है वो सेल को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा भाई, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होती है आपके पास 69,500, और इसका वो कह रहा है भाई जिन 50% है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इसका दैट इज 34,750। अच्छा जी, अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट है तो मैं सेल निकाल सकता हूँ, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होगी। तो इसका मतलब है कि सेल इक्वल टू क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड अप कर लेते हैं जी, ऐड करें और आपके पास आपकी सेल्स की फिगर आ जाए, ठीक है, विच इज 1,045। और इसको यहाँ पे वर्किंग में शो कर दें जी, आपने निकाला कैसे, ये आपने ऐड करके प्लस प्लस। अच्छा जी, अगली स्टोरी आ जाती है अदर इनकम की, तो ऐड कर दें अदर इनकम, एक ही है आपके पास, ठीक है।
और ये है जी मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड का, वो देखकर बताया था कि कितना डिस्काउंट रिसीव किया हुआ है, तो वो आ जाएगा। ये चीज तो की बात नहीं है। अब आ जाए जी अदर एक्सपेंसेस पे, लेस अदर एक्सपेंसेस। अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस के अंदर एक एडजस्टमेंट थी किसमें जी, इंश्योरेंस प्रीपेड की एडजस्टमेंट थी 300, और ये मैंने आपको बताया था कि ये आपने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये ओपनिंग प्रीपेड है, ठीक है, तो ये इसमें आप ऐड कर दोगे, करेंगे 10120 के अंदर अब ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आपके पास और क्या एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ड्राइंग जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, तो जनरल एक्सपेंसेस 4730 आ गए। जनरल एक्सपेंसेस के बाद में वेजेस आ गए 6400 की। पहले रेंटल इंश्योरेंस की फिगर कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे लोग। अच्छा जी, ये मेरे पास निकल आया जी 10420 की फिगर। ओके बेटा, इन तीन एक्सपेंसेस को मैंने ऐड कर लिया अपने पास, तो ये आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज और है इसके अंदर, डेप्रिसिएशन भी तो थी। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड 20%, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ एक्शन पे कैलकुलेट होगी, तो ये भी अपने ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, कितनी थी रेजन कॉस्ट फिक्सर्स की? 28,000, 28,000 का कितने परसेंट है? 30%। ओके जी, टेकिंग स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन मेरे पास बन गई 30%, 56। ठीक है, ठीक है भैया, इस सबको एड अप कर देंगे, 27,150 के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसको माइनस करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह ने प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट फॉर द ईयर है, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं लेकिन नई टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो इसलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर ही लिखना है। 7 ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे उसने कहा है कैलकुलेट द रिचर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 दिसंबर 2024। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग फाइंड आउट करने ओपनिंग मेरे पास थे, दोनों चीजें कर सकते हैं, एसएलसीए बना लें या फिर इक्वेशन फॉर्म में फाइंड आउट कर लें। मैं यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बनाया है कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, या फिर ट्रेड रिसीवेबल का मान लीजिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी लिख सकते हैं, सेलर के टोटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे होता है, एसेट होता है ट्रेड रिसीवेबल हमारा, और मेरे पास ब्रॉड डाउन केवल था, इतनी अमाउंट की थी 2175। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल, सेल सारी उसने कहा था क्रेडिट पे, ऊपर मैंने फाइंड आउट 510104। ठीक है, उसके बाद आपको उसने कहा था कि भाई अमाउंट कितनी आई है रिसीवेबल से, वो उसमें दी हुई थी 103,200। ठीक है, इसको बैलेंस ऑफ करें, यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकालें, ठीक है, और ये
ये बनता है जी 22,800। ठीक है, और उसका जो है वो टोटल शो कर देना। ओके, ये बता दें सीधी 31 दिसंबर। अच्छा जी, आखिर में थेरी का क्वेश्चन है। हर बार थेरी का क्वेश्चन जो है वो डालता है। मैंने आपको बताया था कि जी हर बार 5 नंबर की थेरी, और हमने अक्सर देखा है कि इसको आपने किस तरह से करना होता है। बहुत ज्यादा बच्चे इसके अंदर डिटेलें लिखना शुरू कर देते हैं। बेटा ये बिजनेस स्टडीज नहीं है, इसके अंदर कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मार्किंग होती है, काउंटर में आपने पॉइंट्स देने हैं और आपके पास मार्क्स रखें। 1 मार्क आपके पास, आपने जो डिसीजन मेक करना है उसका, या कोई चीज रिकमेंड कर रहे हैं उसका, कोई चीज एडवाइस कर रहे हैं उसका। बाकी जो है वो आपके पास मार्क्स जो है वो फॉर और अगेंस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है वो, उसको समझते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि जी रिचर्ड इज कंसिडरिंग एम्प्लॉइंग अ पार्ट टाइम बुक कीपर। भाई जिन पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे कि मैं खुद बना रहा था, अकाउंटिंग आती नहीं थी, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था। ठीक है, द बुक कीपर वुड बी पेड 5,000, 5,000 उसको पे करेगा पर एडवाइस एक्सपर्ट वेदर और नॉट ही शुड एम्प्लॉय अ बुक कीपर। बुक कीपर रखे ना रखे, जस्टिफाई आंसर पॉसिबल 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, अच्छा। तो यहाँ पे लिख लें जी फॉर हायरिंग बुक कीपर। आपने पहले ही देख लेना है कि आप फॉर जा रहे हैं अगेंस्ट जा रहे हैं। जिसके लिए जा रहे हैं, मैं फॉर जाऊंगा तो मैं इसके पॉइंट ज्यादा लिखूंगा, 3 पॉइंट लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा जी, लेस चांसेस ऑफ एरर होंगे। ठीक है, डाटा विल बी अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी डाटा नहीं था ना, तो डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर रिकॉर्ड कीप हो जाएगा जी। विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगेंस्ट में लिख रहे जी 5,000 दे रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा आपके पास आ जाएगा जी। अगेंस्ट में क्या है कि hiring a bookkeeper, meaning these expenses by 5,000। फिर इस पैसे को कोई और लगा देता है किसी और काम के ऊपर। should be spent elsewhere। ठीक है, इन माय ओपिनियन। क्या नाम है जी इसका, एक्सपोर्ट शुड हायर। ये नहीं। अच्छा यार, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है इनकम स्टेटमेंट, वो आपसे बनवाता है। ठीक है, कोई एक अकाउंट आपसे बनवा लेता है और उसके बाद कुछ डेली डाल देता है। ठीक है, तो दैट इज एट ये मोस्ट एक्चुअली इसी तरह का जो है वो क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन देख लें अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेनली जो बच्चे मिस्टेक्स मेड करते हैं, मैंने इसके अंदर आपको बता दिया, बच्चों को अक्सर पता नहीं होता आपका मार्जिन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग लॉस प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो इसको जरा गौर से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।